क्लास शुरू की जाती है। आधुनिक भारत के इतिहास का ये पहला चैप्टर शुरू करते हैं, जिसमें पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। इसको 2 पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। आज पहले पार्ट की हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, पहले पार्ट में हम लोग उन चीज़ों को पहले देखेंगे जो कि प्रश्नगत क्वेश्चन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ज़्यादा होते हैं। थोड़ी सी एक कहानी को समझ लें और उसके बाद फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। यूरोपीय कंपनियों के आगमन की अगर हम बात करते हैं तो यूरोप कॉन्टिनेंट से एशिया की तरफ आने वाले जो यूरोप के देश थे ये सब यूरोपीय कंपनीज थी, और इन लोगों ने आके अपने उपनिवेश लगाए। वो भारत के अलावा इंडोनेशिया भी था, लंका भी था, अन्य देशों में भी उपनिवेश लगाए, व्यापार करने की बात इन लोगों ने की। कहानी की शुरुआत ये होती है, अगर हम देखें तो यूरोप से एशिया आने वाले जो लोगों की बात थी, जो एशिया आने वाले जो लोग थे एशिया, तो हम जानते हैं कि सबसे पहले सिकंदर एक ऐसा व्यक्ति था जो कि एथेंस से आया था। ठीक है, वो भारत की तरफ आया था लेकिन व्यास नदी को पार नहीं कर पाया था। तो एक कहानी तो हमको यहाँ से मिलती है, तो ये बात सिद्ध होती है कि यूरोप से एशिया के संबंध थे और वो स्थल मार्ग से सिकंदर आया था। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि मार्को पोलो भी आते हैं, वो चीन जाएंगे, चीन से लंका जाते समय पांड्य राज्य में मुलाकात करते हैं, भारत में उनकी जो भेंट होती है ये होती। तो एक स्थल मार्ग था जो यूरोप से एशिया आता था। यूरोप से एशिया आने के लिए जो मेन स्थल था वो था कुस्तुनतुनिया, जिसको आज का इस्तांबुल कहा जाता है। 1453 की बात है कि तुर्कों ने इस पे कब्जा कर लिया और यूरोप से आने वाले लोगों के लिए मार्ग को बंद कर दिया। उन्होंने एक बात बोली कि कोई भी यूरोप का वासी कुस्तुनतुनिया को पार करके एशिया की तरफ नहीं जाएगा। हालांकि जब भी लोग आते थे 2 मार्ग थे, एक लाल सागर की तरफ से और दूसरा फारस की खाड़ी की तरफ से। लाल सागर और फारस की खाड़ी के 2 मार्गों से होते हुए ये व्यापार किया करते थे। व्यापार के हमको कई साक्ष्य प्राप्त हुए यहाँ से। फिर हम जब मार्ग बंद हो जाता है तो हम ये देखते हैं कि यूरोप में अब तक के समय पर कंपास, निडिल, जिससे दिशाओं का ज्ञान होता था, इन चीजों को हम प्राप्त कर लेते थे। इन्होंने प्राप्त कर लिया। पतवार नौका को प्राप्त बना लिया था और समुद्र के मार्ग की खोज शुरू हुई। सबसे पहले पुर्तगाल का एक नाविक बार्थोलोमो डियास चलता है, जो अफ्रीका के दक्षिणतम छोर तक पहुंचता है, केप ऑफ गुड होप की खोज होती है। इसके बाद हम देखेंगे ये कि स्पेन का एक नाविक होता है कोलंबस। कोलंबस अटलांटिक महासागर से होते हुए वो पूर्व की तरफ जाना था, लेकिन पूर्व ना जाके वो बहामास पहुंच गया। बहामास कैरिबियाई देशों में आता है और यहाँ से खोज होती अमेरिका की। अभी भी ईस्ट की तरफ का कोई भी मार्ग प्रशस्त नहीं हुआ। फिर से पुर्तगाल की तरफ से एक नाविक थे वास्को डी गामा, इनको हायर किया गया। इनको भारत के लिए जलमार्ग की खोज के लिए भेजा गया। भारत क्या इस ईस्ट की तरफ जो जलमार्ग का पता लगाना था, इसकी बात कही गई। ईस्ट की तरफ जलमार्ग जब पता लगाने की ये बात कही गई तो वास्को डी गामा केप ऑफ गुड और मेडागास्कर के बीच से होते हुए वो कालीकट पहुंचता है। ऐसा कहा जाता है अब्दुल मानिक नामक व्यक्ति, गुजरात का एक नाविक था अब्दुल मानिक, उसकी सहायता से वो कालीकट पहुंचता है। कालीकट में उस समय मुस्लिम आबादी ज्यादा हुआ करती थी। हिंदू राजा था जिसकी उपाधि जमोरिन थी। कालीकट को मलयालम भाषा में कोझिकोड की संज्ञा दी जाती है। वास्को डी गामा यहाँ कुछ दिन रुकता है और रुकने के बाद जब यहाँ से वो जाता है तो अपने साथ मसाले लेके जाता है, और ये जो मसाले लेके जाता है उससे उसको 60 गुने का प्रॉफिट प्राप्त होता है। यूरोपीय वासियों की अगर बात करें तो मसाले की वहाँ पे मांग ज्यादा थी। हमारे यहाँ मसाले होते थे, अर्थात इंडिया में, इंडोनेशिया में, श्रीलंका में, सब मसाले के लिए जाने जाते थे। मसालों की मांग इसलिए वहां पे थी क्योंकि नॉनवेज और ठंडे देश है तो नॉनवेज का प्रयोग करते थे और उसको संरक्षित रखने के लिए मसालों का प्रयोग अच्छा माना जाता था। इस तरीके से भारत आने के जल मार्ग की खोज हो जाती है वास्को डी गामा के द्वारा। हम लोगों से जो कहा गया था कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की, तो भारत कहीं खो नहीं गया था, भारत कहीं नहीं खोया हुआ था। वास्को डी गामा ने जल मार्ग की खोज की है, जो सही बात थी। अब सबसे पहले जो यूरोपीय कंपनियां भारत आती हैं उनमें आने वाले पुर्तगाली रहते हैं। अगर हम देखें कंपनियों के भारत आने का क्रम, कंपनियों का जो भारत आने का क्रम था, सबसे पहले पी से पुर्तगाली, उसके बाद डच आएंगे हॉलैंड से, जिसको आज नीदरलैंड बोलते हैं। अंग्रेज आएंगे, अंग्रेज आते हैं इंग्लैंड से, उसके बाद
डेनिश आएंगे डेनमार्क से, फ्रांसीसी फ्रांस से, और स्वीडन से स्वीडिश आते हैं। ये कंपनियां आने का क्रम बनता है। एक क्वेश्चन यही बनता है कि कौन कौन सी कंपनियां क्रम से आई थी, यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है। तो पुर्तगाली सबसे पहले आए, भारत आने वाले सबसे पहले पुर्तगाली थे, और भारत में अंतिम समय तक जो रहे सबसे जो पुरानी कंपनी रही वो भी पुर्तगालियों की ही कंपनी थी। 1961 में पुर्तगाली भारत से जाते हैं और उसके लिए ऑपरेशन कराया जाता है, ऑपरेशन विजय। फिर एक क्वेश्चन बनता है स्थापना के क्रम को लेकर। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616, फ्रांसीसी कंपनी बनी 1664 में, स्वीडिश बनी 1717 में। यहाँ पे एक जो क्वेश्चन ये बनता है कि कंपनी स्थापना के क्रम की अगर हम बात करें या कंपनी के आने की बात करें तो इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेजों वाली थी वो कंपनी जो कंपनी बनी वो बाद में बनी, सॉरी कंपनी पहले बनी, ये लोग भारत बाद में आए। तो यहाँ पे एक अंतर हो जाता है। अगर स्थापना का क्रम पूछेगा तो पुर्तगाली, फिर अंग्रेज और फिर डच, और अगर आने का क्रम हमसे पूछेगा तो पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज। ये एक अंतर होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी जब ब्रिटिश वाली बनी थी उस समय जो भारत के राजा हुआ करते थे वो होते थे अकबर, और इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ थी। आपको एलिजाबेथ की टाइमिंग हम बता दें, 1558 से लेकर 1603 तक महारानी एलिजाबेथ का शासन था। तो अकबर के समय ईस्ट इंडिया कंपनी अर्थात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई थी। सबसे लास्ट में स्वीडिश आए, लेकिन इनका कोई काम चला नहीं 1717 में, ठीक है। अब इसके बाद हम देखें तो सबसे पहले जो पुर्तगाली आए तो उनके जो क्वेश्चन हमारे बनते हैं वो क्या है। पुर्तगालियों के जो पहले गवर्नर बने वो बने अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा इनका पूरा नाम था। इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की। ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब था शांत जल की नीति, अर्थात समुद्र में सिर्फ हम व्यापार करेंगे और किसी व्यक्ति से लड़ाई नहीं करेंगे, अपने व्यापार पर ध्यान देंगे। इन्होंने एक युद्ध लड़ा, गुजरात, तुर्क और मिस्र की संयुक्त सेना को इन्होंने हराया, और इसके बाद हिंद महासागर में पुर्तगालियों का आधिपत्य हो गया। चूंकि समुद्र में व्यापार में जो कंपटीशन था गुजरात, तुर्क और मिस्र के लोगों से ज्यादा था, इस प्रकार से इनको हराया और हिंद महासागर में आधिपत्य हो गया। इसके बाद दूसरा गवर्नर बनाया जाता है अल्बुकर्क को। अल्बुकर्क को पुर्तगाली शक्ति का भारत में प्रमुख व्यक्ति माना जाता है। ये कहा जाए, ये क्वेश्चन कई बार बना है कि भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक गवर्नर कौन था, वास्तविक संस्थापक कौन था, तो अल्बुकर्क थे। 1503 में भारत आए थे एक जहाज के नायक के रूप में, और उन्हीं के नेतृत्व में कोचीन में पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी, यानी कोचीन में पहले दुर्ग का निर्माण किया था। गोवा और हारमुज की लोकेशन फारस की खाड़ी पे पड़ती है, और वहां पे बंदरगाह पे अधिकार किया। इन्हें राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी कहा जाता है। पूर्वगामी इसलिए कहा जाता है राजा राम मोहन राय का क्योंकि इन्होंने अपने क्षेत्रों में सती प्रथा बंद होने की बात कही। इसके बाद जो गवर्नर बने नीनो डी कुन्हा बने। इनके समय 1531 पे चाउल, 1532 पे दीव, 1534 में सालसेट और बेसिन। ये सालसेट हमको ध्यान रखना होगा, 1534 में सालसेट द्वीप जीता था, और आगे चल के इसी सालसेट द्वीप पर बंबई बसी हुई है, और ये बंबई इन्हीं पुर्तगालियों के द्वारा अंग्रेजों को दहेज के रूप में दी जाएगी, जब कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा और चार्ल्स द्वितीय का विवाह होता है, ठीक है। 1536 में मैंगलोर और भटकल पे इन लोगों ने अपना कब्जा कर लिया था, यानी पुर्तगाली जो आधिपत्य था वो धीमे धीमे बढ़ ही रहा था। कार्टेज आर्मेडा व्यवस्था, ये पुर्तगालियों की एक विशेष व्यवस्था थी। सरल भाषा में कहें तो अपने व्यापार में राजनीतिकरण की बात इन्होंने कर दी थी। कार्टेज मतलब एक परमिट होता था, अगर किसी को व्यापार करना है तो पुर्तगालियों से परमिट लेना होता था, एक प्रकार का परमिशन लेना होता था, और उसके बाद पुर्तगाली उनको सुरक्षा की गारंटी देते थे। ऐसा कहा जाता है कि अकबर ने भी इनके कार्टेज को स्वीकार कर लिया था। फिर जो क्वेश्चन बनते हैं पुर्तगालियों को लेके, वो पुर्तगालियों के प्रभाव को लेके बनते हैं। पुर्तगालियों के भारत में प्रभाव क्या है। भारत और जापान के बीच व्यापार के प्रारंभ का जो श्रेय जाता है वो पुर्तगालियों को जाता है। संसाधनों का दोहन, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हुआ करते थे, इनका दोहन करने वाली सबसे पहली यूरोपीय कंपनी कौन थी, तो वो यूरोपीय जो कंपनी थी वो पुर्तगाली थी। समुद्री गतिविधि का
गतिविधियों का राजनीतिकरण किया। समुद्री गतिविधियों का राजनीतिकरण का मतलब ये होता है कि इन्होंने समुद्र में कांटे व्यवस्था को प्रारंभ किया और उस पे एक प्रकार का प्रशासनिक व्यवस्था को लागू करने की बात कही। ईसाई धार्मिक न्यायालय की स्थापना, धर्म प्रचार करने को इन्होंने बढ़ावा दिया, ईसाई धर्म को बढ़ाने का बढ़ावा दिया, ईसाई धर्म बढ़े। हिंदू और मुसलमान दोनों लोगों से कहा कि आप लोग ईसाई धर्म में परिवर्तित हो जाएं। इस पे इन लोगों ने बड़ा काम किया। इसका रीजन ये था कि इनको आगे तक काम करना था और ये मान्यता थी कि आगे आने वाली जो पीढ़ियां होंगी वो कहीं ना कहीं मानसिक तौर से उनमें अंग्रेजियत होगी, भले रंग रूप से वो भारतीय हों। इसी के तहत इन लोगों ने हिंदू महिलाओं से विवाह करने की बात भी कही। आज भी आप देखोगे दक्षिण भारत का जो केरल वाला क्षेत्र है वहां पे क्रिश्चियन मेजोरिटी में रहते हैं, क्रिश्चियन लोगों की संख्या वहां पे ज्यादा पाई जाती है। और कुछ देन है पुर्तगालियों की, जैसे तंबाकू, आलू, मूंगफली, मक्का, पपीता, अमरूद, काजू, इन चीजों को लेके ही आए। इससे पहले भारत में नहीं होती थी और भारत में इनमें खूब सफलता भी प्राप्त हुई। जहाज निर्माण और प्रिंटिंग प्रेस, भारत में जहाज निर्माण और प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत भी करने वाले पुर्तगाली हुआ करते थे। तो पुर्तगालियों से जो पेपर में बनने वाले हमारे प्रमुख क्वेश्चन होते हैं उनको हमने यहाँ पे दर्शाने का प्रयास किया। अधिकतम जितने भी पेपर में बन सकते हैं उनको सभी को दर्शाने का पूरा प्रयास किया गया है। इसके बाद हम देखें 2 नंबर पे डच। हालांकि कंपनी तो अंग्रेजों की बन गई थी लेकिन हम लोग इसको पढ़ रहे हैं आने के क्रम के अनुसार से। 2 नंबर पे डच आते हैं। डच उस समय हॉलैंड, आज का नीदरलैंड। नीदरलैंड बहुत चर्चा में इसलिए क्वेश्चन बनता है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय जो न्यायालय है वो नीदरलैंड के हेग नगर में स्थित है। सबसे पहले 1596 में सुमात्रा का अभियान इन लोगों ने किया। सुमात्रा का मतलब ये हो गया, ये इंडोनेशिया जकार्ता वाला क्षेत्र आपको बता दें। 1602 में कंपनी को 21 साल का परमिट मिला। जो कंपनी बनाई गई डच ईस्ट इंडिया कंपनी, 21 साल का इसको परमिट दिया गया और इसकी देखरेख दी गई 17 सदस्यीय निदेशक तत्वों को। 17 सदस्यीय निदेशक तत्वों को इसकी देखरेख का पूरा जिम्मा दिया गया। 1605 में लोगों ने पहली कोठी मसूलीपट्टम को लगाया। बैटेविया शहर की स्थापना, बैटेविया जो शहर की स्थापना की गई वो सुमात्रा में की गई। ये क्वेश्चन बनता है बैटेविया शहर की स्थापना किन लोगों के द्वारा की गई, तो डचों के द्वारा की जाती है। मसाला, नील, वस्त्र, कच्चा रेशम, ये इनके प्रमुख चीजें थी जिनका ये व्यापार करना पसंद करते थे। बाद में इन्होंने भारत की अपेक्षा चीन से ज्यादा अपना व्यापार को बढ़ाया और 1759 के बेदरा के युद्ध में 1759 के बेदरा के युद्ध में ये अंग्रेजों से पराजित हो गए और 1795 में लगभग भारत से निष्कासित हो जाते हैं। डचों पे हमारे कोई ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, ठीक है। इतने क्वेश्चंस खाली जेट पे हमारे बनते हैं वो हमने आपको यहाँ पे बताए, जिनमें बेदरा का युद्ध वाला क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि बेदरा का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो डच और अंग्रेजों के बीच हुआ था। इसमें हार गए थे डच और यहीं से इनका भारत में जो कंपटीशन था वो लगभग खत्म माना गया। अंग्रेजों की अगर बात करें 3 नंबर पे अंग्रेज आए, लेकिन ये कंपनी 1600 में बन गई थी। 1600 में इनकी कंपनी बन गई थी। आपको बता दें कंपनी बनने के पहले तकरीबन 217 बड़े व्यापारियों का एक समूह था जो व्यापार करने का बहुत इच्छुक था और उन्होंने भी अपना व्यापार करना लगभग पूर्व के साथ शुरुआत की थी। लेकिन 1600 में महारानी एलिजाबेथ ने एक चार्टर बनाया। उस चार्टर के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई और उसको 15 साल का परमिट दिया गया। 15 साल का परमिट का मतलब ये हो जाता है कि इनको 15 साल के व्यापार करने की अनुमति दी गई। 1600 में बनी ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर हम बात करें तो उस समय भारत के जो राजा थे वो अकबर हुआ करते थे, ठीक है। अकबर के समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। महारानी एलिजाबेथ की टाइमिंग अगर कहें तो 1558 से 1603 में इनकी मृत्यु हो जाती है और टिल डेथ, अपनी मृत्यु तक ये इंग्लैंड की महारानी रहती हैं। 15 वर्ष का इनको परमिट दिया गया। 1608 में पहला अंग्रेज यात्री कैप्टन हॉकिंस भारत आता है। जिस जहाज से आता है ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, हेक्टर या उसको रेड ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। इस जहाज से वो भारत आया था। जब ये भारत आया तो जेम्स प्रथम का पत्र अकबर के नाम लेके आया, क्योंकि इसको अंदाजा था कि अकबर यहाँ पे होंगे। किसी का पत्र लेने का मतलब लेके आना तो इसका मतलब होता आपके ऊपर किसी की कृपा है।
जेम्स प्रथम का पत्र अकबर के नाम से लेके आया, लेकिन यहाँ पर उस समय अकबर की मृत्यु हो गई थी। हमको पता है कि अकबर की मृत्यु 1605 में हुई थी। उस समय यहाँ पे जो थे जहांगीर बादशाह हुआ करते थे। जहांगीर से इसकी मुलाकात 1609 में अजमेर में होती है, जबकि भारत आया था 1608 में। जब ये आया तो ये होमवर्क करके आया था कैप्टन हाकिंस। ऐसा कहा जाता है कि होमवर्क इसने किया था, इसको जो मुगल दरबार थे उसका जो प्रोटोकॉल होता था, उसकी जो व्यवस्था होती थी, सलाम करने का तरीका होता था, अरबी फारसी बोलना इसको आता था, ये सब करके आया था और इससे जहांगीर काफी प्रसन्न हुए थे। बाद में जहांगीर ने इनको 400 का मनसब दिया था, इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। एक क्वेश्चन ये बनता है कि इंग्लिश खान की उपाधि किसने दी थी और किसे दी थी? तो जहांगीर ने दी थी और कैप्टन हाकिंस को दी थी। ये जो 1600 का चार्टर एक्ट बना था, इसमें का जो निदेशक मंडल था 24+2 लोगों का था। एक निदेशक के एक उप निदेशक और 24 सदस्य। इनकी देखरेख में इस चार्टर एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का कार्य होता था। 1615 में जब टॉमस रो आए, चूंकि 15 साल का परमिट पूरा हो गया था, अंग्रेज नियम के बहुत पक्के थे। 15 साल का जब उनका परमिट पूरा हुआ तो दूसरा व्यक्ति भेजा गया जिसका नाम था टॉमस रो। यानी भारत आने वाला प्रथम यात्री कैप्टन हाकिंस था, दूसरा यात्री टॉमस रो थे। टॉमस रो जब भारत आते हैं उस समय भी जहांगीर भारत में थे और ये भी जेम्स प्रथम का पत्र लेके भारत में आते हैं। ठीक है, ये तकरीबन 3 साल रहेंगे अहमदाबाद, भड़ौच, यहाँ पे इनको फैक्ट्री लगाने की सुविधाएं जहांगीर के द्वारा प्राप्त कर दी जाएंगी। एक क्वेश्चन और बनता है, पहला अंग्रेज कौन था जो भारत आया था? वो भी स्थल मार्ग से। तो जॉन मिडेनहाल पहले अंग्रेज थे जो कि स्थल मार्ग से भारत आए थे। इसके बाद 1640 में मद्रास को इन्होंने पट्टे में खरीदा कंपनी ने, और पट्टे पे यानी किराए पे लिया। इंग्लिश में लीज बोलते हैं, जब गवर्नमेंट से कोई चीज किराए पे ली जाती है उसको लीज कहा जाता है। तो 1640 में मद्रास शहर बसाया। मद्रास का वास्तुकार फ्रांसिस डे था। आपको मालूम होगा 1996 में मद्रास का नाम बदल के चेन्नई कर दिया जाता है। 1661 में इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीना ब्रेगेंजा से होता है और ये लड़की अपने साथ लेके आती बम्बई। बम्बई सालसेट द्वीप पर बसा हुआ शहर है, 7 द्वीपों का शहर है। अभी हमने आपको बताया था 1534 में सालसेट पुर्तगालियों ने इस पे कब्जा किया था और उसके बाद इसको दहेज में दे दिया गया। हालांकि इसके बैकग्राउंड में अगर देखें तो कई संधियां भी हुई थी कि आप हमारा भी कॉपरेट करेंगे, हमसे डिफरेंस नहीं रखेंगे, इस तरीके की बातें। 1668 में 10 पाउंड वार्षिक किराए पे बम्बई कंपनी को मिल जाती है। एक्चुअल चार्ल्स द्वितीय को बम्बई में नहीं रहना था, उनके पास जमीन थी। वो एक तो कंपनी को बेचना चाहते थे, लेकिन कंपनी के पास इतने पैसे नहीं थे कि उस जमीन को खरीद ले। तो ये तय हुआ किराया ले लो, 1 साल का किराया 10 पाउंड। 1668 में बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ लगी 10 पाउंड। आज भी अगर आप लंदन जाएंगे, इंग्लैंड जाएंगे तो वहां पे पाउंड करेंसी चलती है। आज 1 पाउंड की कीमत प्राप्त 90 रुपए होगी। 1668 में 10 पाउंड वार्षिक किराया था बम्बई शहर का। पूरी बम्बई की बात बता रहे हैं। अभी 2068 नहीं आया है, यानी 400 साल नहीं बीते हैं और यहाँ तक बम्बई पहुंच गई है। खैर, बम्बई का वास्तुकार गैरोल्ड अंगियार है। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। 1699 में कलकत्ता 400 रुपए के 3 गांव बनाए गए, खरीदे गए। 400 रुपए के 3 गांव, सूतानाती, कालीकाता और गोविंदपुर, 3 गांवों को खरीदा गया। 1200 रुपए की कीमत पे कलकत्ता शहर बसाया गया और कलकत्ता के जो वास्तुकार थे वो जाप चारनाक थे। 1699 के बाद 1700 आएगा। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है और यहाँ से शुरू होता उत्तर मुगल काल। उत्तर मुगल काल की बात करें तो फर्रुखियर, जिनको घृत का इतिहास में कहा जाता है, इनके द्वारा बिना चुंगी और कर के व्यापार करने की अंग्रेजों को लिखित में परमिशन दे दी गई। इससे अंग्रेजों की तरफ से मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। एक कहानी कही जाती है कि फर्रुखियर के राजघराने में किसी महिला की या किसी अन्य व्यक्ति की कोई दर्द की बीमारी थी, वो ठीक नहीं हो पा रही थी और जो इनका अंग्रेजों का डेलीगेशन पहुंचा था उनसे मिलने, उसमें कोई हैमिल्टन नामक डॉक्टर था। उस डॉक्टर ने उस दर्द की बीमारी को ठीक कर दिया और उसके एवज में बिना कर और बिना चुंगी दिए व्यापार करने की फर्रुखियर ने लिखित में अनुमति दे दी और ये अंग्रेजों के लिए मैग्ना कार्टा बन कहलाता है। ठीक है,
तो आज हम लोग भाग 1 में यहाँ तक पढ़ेंगे, और जब भाग 2 इसका कल आपके सामने लेके आएंगे तो उसमें हम लोग इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे। तो पहला जो चैप्टर था अंग्रेज यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, वो यहाँ तक है। कोशिश ये की गई है सभी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ तक के उनका सबका समावेश किया जाए। ओके, थैंक यू।